गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने पिछली क्लास में हमने अपने दो टॉपिक्स फिनिश किए थे। देख लीजिए, दो टॉपिक्स फिनिश किए थे। जो पहला नेचर ऑफ मैनेजमेंट और दूसरा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी पिछली वाली तो जाके उसको देख के आइए। और उस वीडियो में हमने बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था अपना, और उसी के बेसिस पे आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं अपना, जो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब हमने उसके फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, और हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट और इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट ये पढ़ा था हमने। ठीक है, फिर दूसरी क्लास हमने पढ़ा था नेचर ऑफ मैनेजमेंट और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हमारा इस चैप्टर का 70% सिलेबस कवर हो गया। तो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो 50 MCQs और ट्रू फॉल्स होंगे उसको कवर अप करेंगे। फिर उसके अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारी स्पीड सही चल रही है। तो इस वीक में आपका नेक्स्ट वीक में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा अच्छी तरह से। फिर हम नया चैप्टर सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका जो है टॉपिक आज का वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कि जो मैनेजमेंट का फंक्शन क्या होते हैं। हमने नेचर समझ लिया, इंपॉर्टेंस से पता है हमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पता है, कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, सब पता है मैनेजमेंट का। सिर्फ फंक्शन क्या है मैनेजमेंट का वो नहीं बताया सर आपने अभी तक। तो देखो बेटा, फंक्शन मैनेजमेंट के है ना, वो 4 या 5 फंक्शन है। अब सर कौन से फंक्शन है? वही फंक्शन है जो आपके आगे चैप्टर्स हैं। अच्छा सर जी, ठीक है। अब कौन से चैप्टर्स हैं सर, क्या फंक्शन है? तो बेटा प्लानिंग। अब आपने देखा होगा, मैंने बताया था आपको, फर्स्ट चैप्टर में नहीं देखा होगा आपने तो उसमें बताया था ना आपको कि कोई भी हम जो गुड मैनेजमेंट होता है ना, वो स्टार्ट करने के लिए कुछ प्रोसेस होता है। तो पहला प्रोसेस है जिन्हें हम फंक्शंस के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रोसेस होता है, पहला होता है प्लानिंग। ठीक है, पढ़ा था मैंने आपको, देखिएगा। प्लानिंग में होता है कि हम प्लान करते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है, कि हमें क्या करना है, हमें किस चीज़ का बिजनेस करना है, क्या हमें करना है, वो हम प्लानिंग में करते हैं। पढ़ेंगे हम लोग उसको डीपली। तो पहले हमें ये समझना है कि मोटा मोटा होता क्या है ये सब। पहला होता है प्लानिंग। हम प्लान करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं कि हमें करना क्या है। ठीक है सर जी, आगे समझे कि हमें प्लानिंग में हमें पता करना होता है कि हमें क्या करना है। ठीक है, दूसरा आता है बेटा हमारा ऑर्गेनाइजिंग। और सर ऑर्गेनाइजिंग में होता है आपका कि हमें ऑर्गेनाइजिंग में हम ऑर्गेनाइज करते हैं उस चीज़ को। ये देखा होगा आपने, ये जो 2 फंक्शन थे वो आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर थे पिछली क्लास में। ये दोनों टॉप के अंदर थे, क्यों? वो अपना फाइनेंस करते हैं इस चीज़ों पे, प्लानिंग करने में, ऑर्गेनाइजिंग मतलब ऑर्गेनाइज करने में, उस चीज़ को बिल्ड करने में। जैसे कोई स्कूल खुलता है तो पहले हम प्लानिंग करते हैं कि कैसा स्कूल है, कैसी बिल्डिंग होगी, उसके क्या क्या उसके अंदर वो होंगे, सब कुछ करते हैं, प्लानिंग करते हैं। फिर उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, बिल्डिंग बनती है, उसके अंदर काम होता है, जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में आता है। ठीक है सर जी, प्लानिंग कर लिया हमने, ऑर्गेनाइजिंग कर लिया। फिर आता है आपका स्टाफिंग। अब हमने स्कूल खोल तो लिया, और उसके अंदर स्टाफ तो नहीं चाहिए जो काम करेंगे, अंदर वर्क करेंगे, वो तो होने चाहिए ना। बिना स्टाफ के तो कोई कंपनी चलती है नहीं। तो ठीक है सर, हमने स्टाफ भी कर लिया। समझ आ गया? बस समझ लीजिए, अभी डीपली पढ़ाएंगे इसको। तो स्टाफिंग भी हो गई अपनी, स्टाफ भी ले आए हम लोग, चालू हो गई कंपनी। उसके बाद आता है डायरेक्टिंग। अच्छा सर, अब डायरेक्टिंग क्या होता है सर? अब बेटा आप लोगों ने कंपनी खोल ली, उसको ऑर्गेनाइज कर लिया, उसमें स्टाफ रख लिए। अब उनको देखना भी तो पड़ेगा काम कर रहे नहीं कर रहे। अब कोई आके बैठा हुआ है, जब तक आपको नज़र तो रखनी पड़ेगी कि सारे जो स्टाफ हैं आपके, जिनको आप सैलरी दे रहे हो, वो काम कर रहे नहीं कर रहे हैं। कुछ डायरेक्ट करोगे कि ऐसे काम करना है आपको, ऐसा काम करना है, वैसा काम करना है। ठीक है सर जी, समझ आ गया। डायरेक्ट हमें अपने स्टाफ्स को डायरेक्ट करना है, कैसे काम करना है, क्या करना है, नहीं करना है। ठीक है, फिर आता है आपका लास्ट जो होता है आपका कंट्रोलिंग। सर कंट्रोलिंग क्या होता है? बेटा कंट्रोलिंग होता है कंट्रोल करना। अब सबने हमारा ये सब हो गया, सब कुछ हो गया, डायरेक्टली हमने कैसे सबको बता दिया क्या करना है नहीं करना है। अब कंट्रोल भी तो करना पड़ेगा। अब स्कूल खोल के प्रिंसिपल या जो डायरेक्टर हेड होता है वो चला तो नहीं आता है, स्कूल आते रहते हैं बीच में, कंट्रोल करता है स्कूल को, सारे काम संभालता है स्कूल के, तो कंट्रोल करना भी होता है। ठीक है सर, हमें समझ आ गया क्या क्या है। अब बेटा इनको डीपली पढ़ते हैं बुक से। ओके सर, चलो बेटा देखते हैं। तो आपका पहला बताया था फंक्शन है प्लानिंग। देखिए लिखा है यहाँ पे, अब प्लानिंग इज ऑलवेज द फर्स्ट फंक्शन परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर। हर मैनेजर पहले क्या करता है? प्लान करता है, एक चार्ट बनाते हैं कि क्या करना है।
हाँ सर जी, ये बताया था अभी आपने। प्लानिंग रेफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस, पहले ही डिसाइड कर लेना कि व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, और हु इज़ गोइंग टू डू, और कौन करेगा। ये सब हमारा आता है प्लानिंग के अंदर। इसको हम सबसे पहला फंक्शन होता है ये एडवांस। और इस यहाँ बताता हूँ मैं, जो फंक्शन है आपके वो आपको सीक्वेंस वाइज ही लिखना है। ये नहीं कि कंट्रोलिंग पहले लिख दिया स्टाफिंग वाइज, ऐसे नहीं, सब लेवल वाइज होता है ये स्टार्टिंग से। ठीक है सर जी, लिखिए। तो ठीक है बेटा, तो ये सब हो गया आपका कि क्या कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या करना है, ये सब हमारा प्लानिंग के अंदर होता है। हाँ सर जी, आ गए समझ। अब बेटा अगला लिखते हैं, देखिए अभी एक मिनट पेज शिफ्ट कर लूँ मैं। हाँ, तो अगला आता है आपको ऑर्गेनाइजिंग। देखिए क्या है इसमें, आफ्टर सेटिंग अप प्लान्स, हमने प्लान कर लिया कैसे करना है, क्या करना है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इज़ टू ऑर्गेनाइज द एक्टिविटीज़। कहा ना मैंने आपको, हमने प्लान कर लिया कि स्कूल में ये होगा, ऐसे होगा, ये करेगा, वो करेगा। अब हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है कि हमें बिल्डिंग बनानी है, सब कुछ करना है। उसका स्ट्रक्चर देखना है, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। देखिए आपको यहाँ लिखा है, मार्क कर देता हूँ मैं। ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर कैसे करना है, क्या स्ट्रक्चर होगा उसका, सब कुछ इसमें इसके अंदर ऑर्गेनाइज करना है हमें। देखिए लिखा है, मैनेजर इज टू ऑर्गेनाइज द एक्टिविटीज़ एंड एस्टेब्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू एग्जीक्यूट द प्लान। हमें अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है, जो हमने बनाया है, प्लानिंग की है, उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है सर, आ गया समझ, जो हमने बनाया था उसको एग्जीक्यूट करना है। फिर सेटिंग अप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मीन्स डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ वर्किंग, हाउ मैनी यूनिट्स एंड सब यूनिट डिपार्टमेंट आर नीडेड। अब देखिए सर, अब स्कूल खुला है, उसके बाद डिपार्टमेंट होता है ना, जो आपके अकाउंट्स का डिपार्टमेंट होता है, उसमें आपका क्या होता है, जो फीस देते हैं, हम लेते हैं, जो फीस का होता है स्ट्रक्चर, वो सब उसमें होता है, कितना पैसा आया, कितना गया, कितनी फीस आई, क्या टैक्स लगा, सब उसके अंदर होता है। डिपार्टमेंट्स हम, जो हमने प्लानिंग में डिपार्टमेंट सब कुछ किया होता है ना प्लान हमने, उसको इसमें एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, उसमें वर्क करते हैं हम लोग। ठीक है, अब हमारे कितनी हमें पोस्ट चाहिए, हाउ मैनी पोस्ट आनी थी, कितनी पोस्ट चाहिए, हम सब ऑर्गेनाइज करते हैं हम, कितने उसके बाद पोस्ट पता कर लिया हमने कितनी है। तो इसमें अगर पोस्ट पता कर लिए तो स्टाफ में क्या करते हैं, उन पोस्ट के लिए एम्प्लॉयज़ रिक्रूट करते हैं। पढ़ते में आगे देखिए। ठीक है, हमने डेजिग्नेशन के लिए हमने कितना चाहिए, सब डिपार्टमेंट में हमने देख लिया। और हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग डिफरेंट पीपल। अब हमें कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने लोगों में देनी है, ठीक है, वो सब होता है। तो वंस दी डिसीजन टेकन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गेट्स सेटअप। अब ये सब हो गया आपका। अब देखिए एक बार मैं दोबारा बोल देता हूँ क्या 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 हमने इसके अंदर। देखिए पहला, हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दिया है, कैसा ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसमें कितने डिपार्टमेंट होंगे, उसका कैसा फ्रेमवर्क होगा, और कितने डिपार्टमेंट में कितने पोस्ट हमें देना है उसमें। ठीक है, ध्यान सुनिएगा जो बोल रहा हूँ मैं, नोट कर लीजिएगा पॉइंट को। ठीक है, दोबारा दोबारा सुन लीजिए कि हमारा कैसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा। दूसरा, हमारा कैसे उसमें फ्रेमवर्क होगा। फिर थर्ड, कितने डिपार्टमेंट और कितने सब डिपार्टमेंट होंगे उसके अंदर। ठीक है, अब हमें कितने उनके लिए पोस्ट और डेजिग्नेशन चाहिए, उन उन पोस्ट के लिए, उन डिपार्टमेंट में कितने पोस्ट हैं, उनके लिए कितने डेजिग्नेशन चाहिए होंगे। ठीक है, और किसके हाथ में कितनी अथॉरिटी आएगी, वो सब हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। ठीक है सर, हमने नोट नोट कर लिया। ठीक है बेटा, अब अगर आता है स्टाफिंग, और ये थर्ड और एकदम मस्त अच्छा स्टेप है। इसमें क्या है ना, हमें एम्प्लॉयज़ को ढूंढना पड़ता है, पढ़ते हैं इसको, साथ साथ पढ़ते हैं। तो स्टाफिंग इज द थर्ड स्टेप ऑफ फंक्शन, का ना थर्ड स्टेप है। इट रेफर्स टू रिक्रूटिंग। देखिए यहाँ पे मैं मार्क मार्क कर देता हूँ, रिक्रूटिंग, जूम कर लीजिएगा। रिक्रूटिंग और सिलेक्टिंग, अपॉइंटिंग द एम्प्लॉयज़। कहा था ना मैंने आपको, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको रिक्रूट करते हैं हम लोग, अपॉइंट करते हैं। असाइनिंग देम ड्यूटीज़, उनकी ड्यूटीज़, उनको ड्यूटीज़ देते हैं कि आपका ये काम है, आप इंग्लिश के टीचर हैं, आप इसके टीचर हैं, मैथ के आप इसके हैं, आप उसके हैं, सबको उनकी ड्यूटीज़ बांट देते हैं। मेंटेनिंग कोऑर्डिनल रिलेशंस एंड टेकिंग केयर ऑफ ग्रीवेंसेज ऑफ एम्प्लॉयज़। और स्टाफिंग में क्या होता है ना, हमें उनकी जो, हमने क्या पढ़ा था पहले हमें कि हमारे जो स्टाफ्स होंगे, और हमें ज़्यादा प्रॉफिट या हमारी ग्रोथ कंपनी करनी है, तो हमें उनकी हेल्थ के लिए, उनके मतलब जो उनकी फाइनेंशियल घर में प्रॉब्लम ना हो उनकी, उन सब का उनको देखभाल रखना चाहिए। तो इसमें वही होता है कि हमें उनके भी अपने उनके बीच में कोऑर्डिनल रिलेशनशिप बनाना पड़ता है, और उनकी सारी ग्रीवेंस, उनकी सारी सारी मुश्किलों को, ग्रीवेंसेस ऑफ एम्प्लॉयज़ लिखा है यहाँ पे, मतलब जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सारी मुसीबतों को हमें टेक केयर करना है, तो उनकी हेल्प करनी है। ठीक है सर, आगे समझ। उसके बाद हमें उनको डेवलप करने के लिए उनको हमें मतलब और उनके साथ हमें उनको प्रमोशन देना पड़ेगा, इंक्रीमेंट। इससे क्या होगा, हमारा रिलेशन अच्छा बनेगा। कोऑर्डिनेशन, हमारा टॉपिक अगर कोऑर्डिनेशन ही है, तो हमें उसमें हेल्प करेगा बहुत ही, कि हमें उनसे कोऑर्डिनेशन होगा तो हमारी ग्रोथ कंपनी की ज़्यादा होगी। ठीक है,
अगर आपके एम्प्लॉयज़ खुश रहेंगे तो आपकी कंपनी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। एक मिनट। अगर आपके एम्प्लॉयज़ आपकी मतलब आपके बारे में अच्छा सोचते हैं कि आपकी कंपनी में अगर आप उनके उनके सामने आपकी इमेज अच्छी है ना, तो आपकी कंपनी की प्रॉफिट या सर्वाइवल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। ठीक है सर, हमने प्रमोशन कर लिया, रिम्यूनरेशन उनको अच्छी देते हैं, हम इंक्रीमेंट्स देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ये आएगा आपका स्टाफिंग के अंदर। ठीक है सर जी, समझ गए। अब आता है डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग में क्या है, वंस द एम्प्लॉयज़ आर अपॉइंटेड, एम्प्लॉयज़ अपॉइंट हो गए अपने, फिर क्या होता है, दे नीड टू इंस्ट्रक्ट, मैंने क्या उनको डायरेक्ट करते हैं, हम उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं क्या करना है उनको, इंस्ट्रक्ट देम एंड गेट द वर्क डन। उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं, उनको उनसे काम जो होता है, जो उनका वर्क होता है, उनको कंप्लीट कराते हैं। ठीक है सर, आगे समझ, इतना ईजी है। देखिए, बिजनेस जो है ना, अगर आप समझिएगा तो ये बहुत इजी सब्जेक्ट है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैंने ये जो पूरा चैप्टर है जो स्टार्टिंग में कराया था ना आपको, वही पूरा चैप्टर में रिपीट हो रहा है, वही कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं, और आप ध्यान से देखिएगा तो। वैसे हम लास्ट पेपर के टाइम पे रिविजन्स भी करेंगे, उसमें आपको मैं सारे शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा मैं। आप बस इस चैनल पे बने 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 रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, सब बताऊंगा, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए बिजनेस। कुछ बच्चों को बिजनेस बोझ लगता है, बिजनेस कि सर जी हम ठीक है इको पढ़ते हैं, थोड़ा मैथ और अकाउंट्स तो पढ़ते ही हैं, सब पढ़ते हैं, लेकिन बिजनेस सर नहीं पढ़ पाते हैं। तो बेटा बिजनेस बहुत इजी सब्जेक्ट है अगर आप समझिएगा तो, अगर नहीं समझिएगा तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, चलिए ये सब बातें बाद में करेंगे, एक इसका भी एक सेशन बनाएंगे हम लोग। तो पहले चलिए ये पढ़ते हैं। तो डायरेक्टिव में क्या था कि आपने अपॉइंट कर लिया अपने एम्प्लॉयज़, अब उनको इंस्ट्रक्ट करना है कि उनको क्या काम करना है। ठीक है सर, हमने उनको बता दिया कि आपको ये काम करना है, इंस्ट्रक्ट कर दिया। अब डायरेक्टिंग रेफर्स टू गिविंग डायरेक्शंस एंड इंस्ट्रक्शन टू द एम्प्लॉयज़ बाय मोटिवेटिंग देम, हमें उन्हें मोटिवेट करना है। ये सब कॉन्सेप्ट्स आपके पुराने हैं, सब पढ़ा रखा है मैंने, रिपीट हो रहे हैं धीरे धीरे। तो हमें उन सबको क्या करना है, उनको सुपरवाइज करना है, उनको मोटिवेट करना है, और उनसे कम्युनिकेट, उनको मतलब उनसे बातचीत करनी है कि उनको लगे ना कि हमें बस ऐसे रख रख दिया गया है। तो उनसे कम्युनिकेशन अच्छा बनाना है, उनको सपोर्ट करना है, उनको सुपरवाइज करना है, सब कुछ करना है। फिर मैनेजर्स एक्ट एज ए लीडर एंड गाइड देम टू राइट डायरेक्शंस, हमें उन्हें सही रास्ते पे दिखाना है। सो डायरेक्टिंग फंक्शन इंक्लूड्स सुपरवाइजिंग, मोटिवेशन, कम्युनिकेटिंग एंड लीडरशिप। अब देखिए, जो डायरेक्टिंग फंक्शन है उसमें क्या है, हमें सुपरवाइज करना है उन्हें, इस सब का यहाँ पे दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पे जो पूरी इन्होंने पूरा एक कहा था सुनाई है, लिखा है पूरा, इसका शॉर्ट चीज़ में यहाँ लिखा है क्या क्या पॉइंट्स है इसके अंदर, आप पॉइंट समझ लीजिएगा बस, बना तो आप लीजिएगा ही, इतना बता दिया मैंने, पढ़ा दिया आपको कि आपको बना तो लेंगे आप। तो देखिए, डायरेक्टिंग फंक्शन इंक्लूड्स सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड लीडरशिप। ठीक है, अब सर इसका मतलब बता दीजिए। देखो बेटा, सुपरवाइजिंग का मतलब सुपरवाइज करना, उन पर देख रेख करना, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक है, मोटिवेटिंग मतलब हमें उनको मोटिवेट करना, मतलब सर मोटिवेटिंग मतलब मोटिवेट करना मतलब उनको उनको मतलब अच्छा बोलना, उनको मतलब मोटिवेट करना कि आप कर सकते हो, मतलब उनको फाइनेंशियल, उनको स्ट्रांग, उनकी रिक्वायर्ड प्रमोशन करना, उनको मतलब मोटिवेट करना, बीच बीच में उनको बताते रहना कि आप मतलब सही कर रहे हो, ऐसे ऐसे, मतलब उनको अंदर से फील ना हो बेकार। जैसे आप ही कभी डिप्रेस हो जाते हो, कि वो डिप्रेस ना हो, तो आप क्या करते हो, बहुत चैनल संदीप माहेश्वरी यार, आप खुद ही, आपके पेरेंट्स इतने बड़े मोटिवेशन है आपके लिए, तो उनसे मोटिवेशन ले लेते हो आप, तो आपको अंदर से अच्छा लगता है। तो वैसे ही इनका भी क्या होता है, काम करते करते इनका ये मोटिवेशन गिर जाता है कि हमारा तो कुछ नहीं हो रहा, हम कुछ नहीं कर पा रहे, ये सब। तो उनको भी थोड़ा मोटिवेट करना होता है। ठीक है, कम्युनिकेटिव मतलब उनसे बातचीत करना, उनको तो ऐसा ना फीलिंग करना कि हम सिर्फ काम करने आते हैं इधर, ऐसा नहीं, फ्रेंड्स की तरह रखना उनको। एंड लीडरशिप, और अच्छे से लीडरशिप निभाना। ठीक है, नहीं कि आप कहाँ आप रह रहे हो तो उत्तराखंड में, कंपनी आपकी यहाँ चल रही है, आप ना आते हो ना बातचीत ना कुछ, ऐसा नहीं, लीडरशिप अच्छे से निभाना। ठीक है, ओके सर जी, आगे समझ। अब है आपका कंट्रोलिंग, यहाँ आपका लास्ट फंक्शन है। देखिए क्या होता है इसमें, दिस इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इन दिस फंक्शन मैनेजर्स ट्राई टू मैच द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस, and if there is no match between both, then managers try to find the reasons of deviation and suggest corrective measures of come on the path of plan। ठीक है बेटा, इसमें क्या है, कंट्रोलिंग में हम चेक करते हैं कि हमने जो प्लानिंग में प्लान बनाया था कि इस हिसाब से होगा, ये सब होगा, वो सब हो रहा है कि नहीं। अगर उसके जैसे नहीं हो रहा है तो हम पता करते हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा है, क्या क्या ग्रीवेंसेस आ रही हैं, तो क्या क्या मुश्किल आ रही है, कि क्या कुछ इधर उधर हो गया है, उन सबको देखते हैं हम। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है,
वी आर ट्राई टू मैच द एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो हमने सोचा था परफॉर्मेंस, विद द प्लान, जो मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस जो चल रहा है परफॉर्मेंस अभी, विद द प्लान परफॉर्मेंस, जो हमने प्लान किया था कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, उसके साथ मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है सर, आ गया समझ कि हमें चेक करना है कि जो हम अभी चल रहा है एक्चुअल हमारा, उससे वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, और अगर मैच नहीं कर रहा है तो जो मैनेजर्स होते हैं वो ट्राई करते हैं रीजन ढूंढने की, कि डेविएशन मतलब कि आपके जो ग्रीवेंसेस जो आपका मैच नहीं कर रहा है क्यों नहीं कर रहा है, एंड सजेस्ट करेक्टिव मेजर्स टू कम विद द प्लान। और जो उनको दिक्कत पता चलती है उनके लिए वो करेक्ट पाथ और प्लान बताते हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा है, या हमें ऐसे करना है तो ऐसे होगा, एंड सजेस्ट करेक्टिव मेजर्स टू कम ऑन द पाथ ऑफ प्लान। तो जो मैं अंडरलाइन करा रहा हूँ वो कर लीजिए अंडरलाइन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, एंड कंट्रोलिंग फंक्शंस रेफर टू आवर परफॉर्मेंस मेजर्स, ये सब है सब कुछ। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स एक बार फटाफट देख लेते हैं क्या क्या है, एक बार मेरे साथ बोलिएगा। ठीक है, प्लानिंग में क्या है, हम प्लान करते हैं कि क्या करना है हमें नहीं करना है। ठीक है, ऑर्गेनाइज में क्या होता है, हम ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बनाते हैं, एग्जीक्यूट करना होता है प्लान को, हम फ्रेमवर्क करते हैं, उसके ऊपर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके बाद हम अपने डिपार्टमेंट्स और सब यूनिट्स जो होते हैं कितने उनके लिए पोस्ट चाहिए होती है वो सब देखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो अथॉरिटी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किस में कितनी बांटनी है वो सब चेक करते हैं। फटाफट बोलिएगा दोबारा से। मेन है ऑर्गेनाइजिंग, इसका आगे सब तो सिंपल ये मेन ऑर्गेनाइजिंग है। पहले क्या है, हमें ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बनाना है। सेकंड क्या है, उसके ऊपर हमें फ्रेमवर्क करना है। थर्ड, हमें जो डिपार्टमेंट और सब डिपार्टमेंट कितने बनाने हैं हमें। और चौथा, उनके लिए कितनी डेजिग्नेशन है, कितने पोस्ट चाहिए हमें। ठीक है सर, उसके बाद क्या होता है, हमें जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने कितने में बांटनी है। तो हमारे पास जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको कितने जनों में बांटनी है और कितनी कितनी बांटनी है। हाँ देखिए लिखा है इधर, तो एक मिनट जी, हाँ देखिए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग डिफरेंट पीपल। देखिए यहाँ पे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग डिफरेंट पीपल, तो कितने जनों में हमें कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटनी है। ठीक है, सारा समझ। अब आते हैं स्टाफिंग में। स्टाफिंग में क्या, हमें जो एम्प्लॉयज़ अपॉइंट करने हैं उनकी ग्रीवेंसेस, उनको मतलब एकदम प्रमोशन देना है, उनको रिक्वायरमेंट उनको इंक्रीमेंट देनी है, उनको उनकी उनके जो घर की ग्रीवेंसेस होती हैं उनकी जो फाइनेंशियल सपोर्ट करना है उनको। ठीक है, सब स्टाफिंग में आ गया। आपके डायरेक्टिंग में क्या है, हमें उनको इंस्ट्रक्शन देनी है कि आपको क्या करना है नहीं करना है, हम उनको मोटिवेट करना है, उनसे कम्युनिकेशन बढ़ानी है, और लीडर बनना है हमें अच्छा, और सुपरवाइजिंग करना है हमें। ठीक है सर, कंट्रोलिंग में क्या है, हमें जो कंट्रोलिंग में हमें कंट्रोल करना है, मतलब ये नहीं कि हम कहीं और रह रहे हैं कहीं कंपनी, हमें बीच बीच में उनमें आना है और उसमें चेक करना है कि हमने जो परफॉर्मेंस सोची थी कि हमें ऐसा करना है और अभी कैसा कर रहे हैं, उसमें जो अगर डिफरेंस आता है तो किस लिए डिफरेंस आ रहा है, और उसको सही पाथ में लाने में हमें ये फंक्शन हेल्प करता है कंट्रोलिंग। तो आगे समझ, एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मैं लिंक डाल देता हूँ जीमेल की और अपने फेसबुक अकाउंट की, तुम पूछ लीजिएगा मुझसे या फिर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत मतलब अच्छी वीडियो है, समझ आएगा और आपका बिजनेस एकदम पक्का कर देंगे हम, अगर आप इस चैनल से जुड़िएगा तो। ठीक है, चलिए ठीक है, क्योंकि जो मैथ और अकाउंट्स होता है ना वो सब बच्चे पढ़ते हैं, और बहुत सब बच्चे लोग पढ़ते हैं जिनमें मैथ अकाउंट होती हैं, और वो प्रैक्टिस सब्जेक्ट्स होता है। ठीक है, और ये जो है ना, ये समझने का सब्जेक्ट है। अगर आपने चैप्टर में समझ लिया ये चैप्टर में है स्टार्टिंग में ही, तो आपका चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था आपको पहले वीडियो में कि इस चैप्टर में ये है, और पूरा चैप्टर में देखा होगा आपने सारे टॉपिक्स उसी से मैच कर रहे हैं। फंक्शन जो बताया था मैंने आपको, डिग मैकबुक पता होगा आपको, डिग मैकबुक पढ़ाया था मैंने, देखिएगा वीडियो, उसी से सारा सब कुछ उसी से आ रहा है। ये सभी पढ़ाया था मैंने आपको स्टाफिंग डायरेक्टिंग स्टार्टिंग में ही, वही सब रिपीट हो रहा है, उसी कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शन है मैनेजमेंट का, आपके ध्यान से। और इन्हीं के जो मैंने कहता हूँ आप कीवर्ड्स हमेशा ये पढ़िएगा, लास्ट टाइम पे बहुत काम आते हैं। ठीक है, ये रहा आपका, अगले पेज में आते हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको जो। चलिए फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं, एक मिनट मोड़ लेता हूँ कुछ बड़ी। चलिए देखिए, ये देख लीजिए स्टाफिंग डायरेक्टिंग मोटिवेटिंग के जो पॉइंट्स की फीचर है, इनको देख लीजिएगा ना, आप समझ लीजिएगा। तो इंग्लिश में तो कोई भी लिख लेता है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी हिंदी में है बिजनेस, तो बेटा मैं जो पढ़ाता हूँ ना आपको हिंदी में पढ़ाता हूँ। ये बुक तो मैंने रख रखी है आपको टॉपिक दिखाने के लिए। कुछ टीचर होते हैं 10 मिनट की 15 मिनट की वीडियो बना के, क्या उनको वो क्या समझा पाएंगे 10-15 मिनट में टॉपिक। ठीक है ना, तो मैं ये बुक रखता हूँ आपको पता चले, क्योंकि बहुत बच्चों पे बुक नहीं है अभी, कोविड-19 के पैंडमिक में बहुत बच्चों की बुक नहीं है, बहुतों की नौकरी छूट गई है।
ठीक है। तो इसलिए मैं बुक से पढ़ाता हूँ कि आपको पता चले कि ये टॉपिक है, अच्छा ये है, इसमें ये है। अगर मैं ऐसे मुंह से पढ़ाते रहूँगा या कहीं बोर्ड पे पढ़ाते रहूँगा तो बच्चों को सही से पता नहीं चलता कि सर बुक में है भी कि नहीं है, कहाँ है, कौन से पेज नंबर पे है, ठीक है ना। इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ बुक से, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लास्ट टाइम पे तो हम कॉपी पेन से पढ़ाएंगे क्योंकि फटाफट रिविजन कराना है आपको, ठीक है। चलिए अब अगला टॉपिक आता है हमारा कोऑर्डिनेशन। अब देखिए जो फंक्शंस पढ़े ना हमने, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कोऑर्डिनेशन। अगर किसी भी फंक्शन में अगर कोऑर्डिनेशन या किसी भी एक्टिविटी में अगर आपका कोऑर्डिनेशन मिसिंग होगा ना तो वो अच्छे से हो ही नहीं पाएगी। या आपको बता दिया मैंने स्टार्टिंग में, थोड़ा सा हिंट दे दिया। अब इस टॉपिक को जब पढ़ेंगे हम तो देखिएगा मैच करेगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज 5 फंक्शन, ये जो 5 फंक्शन पढ़े हमने अभी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, साथ साथ बोलिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, ठीक है सर। अब ये अपार्ट फ्रॉम 5 फंक्शंस देर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट फंक्शन विच एवरी मैनेजर हैज़ टू परफॉर्म, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। कहा था ना, दिस इज नॉट ओनली अ फंक्शन बट इट इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कहा ना मैंने आपको, किसी भी चीज़ में अगर कोऑर्डिनेशन मिसिंग होगा, अब जैसे टीचर और स्टूडेंट के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो बच्चा पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ेगा। सर जब तक कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा तो पढ़ेगा क्या, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन हर मैनेजमेंट का एक मतलब सबसे अच्छा एसेंस, जो सबसे क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसेंस जो होता है ना, वो होता है आपका कोऑर्डिनेशन, ठीक है सर। अब देखिए क्या लिखा है था, द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिग्नाइसेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एक मिनट, डिपार्टमेंट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। कि जो ऐसा एक प्रोसेस, एक ऐसा जो प्रोसेस है जिसमें मैनेजर्स क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट में जो एक्टिविटीज़ करते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन होता है। इसमें मैंने क्या कहा था आपको, पढ़ाया था मैंने नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में, कि जो आपका जैसे जो कंपनी होती है आपकी, उसमें 2 डिपार्टमेंट होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट। अगर उन डिपार्टमेंट में आपका कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा तो वर्क कर पाएगी कंपनी, कितना सामान आया, कितना सेल्स हुआ, क्या, उन दोनों में थोड़ा कोऑर्डिनेशन तो होनी चाहिए। बिना अगर देखिए आपके वर्कर्स और जो आपके जो आपको जैसे देखिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और जो आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है, या लोअर लेवल और वर्कर्स में अगर आपका कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कंपनी वर्क कर पाएगी, नहीं कर पाएगी सर। जब कोई अच्छा कोई बिहेवियर नहीं करेगा आपके साथ, आपकी मतलब सिक्योरिटी नहीं देगा, वो तो क्यों इंसान वर्क करेगा। जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगी दोनों के बीच में तो कंपनी चलेगी नहीं। तो वही कह रहा है इसमें कि डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कंपनी को अच्छा वर्क करने के लिए, ठीक है सर, आगे समझ। फिर कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हाँ, अगर सारे फंक्शन, अगर सब फंक्शन में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, अब देखिए जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो कह रहा है, क्या कहते हैं, प्लानिंग कर रहा है, ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है, और मिडिल लेवल क्या कर रहा है, स्टाफिंग कर रहा है। अब जब इनके बीच में, दोनों लेवल के बीच में अगर टॉप लेवल और मिडिल लेवल में कंट्रोल, वो क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा, जो हमारा जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो क्या बनाता है, रूल्स बनाता है, रूल्स रेगुलेशंस, जिनको फॉलो कौन करवाता है, मिडिल लेवल। जब उनमें वही क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन, तो उनको पता ही नहीं चलेगा, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं रहेगा, वो बोलते रहेंगे, ये बस सुनते रहेंगे, ठीक है। तो एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है सर, आगे समझ। तो ये हर आपके फंक्शन के सबके अंदर आता है, बिना उसके कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। अगला देखिए, ये देखिए आगे आपको दिख रहा होगा, तो कोऑर्डिनेशन इज द बेस ऑफ प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। क्या ना मैंने, हर फंक्शन का प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है, एवरी मैनेजर, बिकॉज वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली एंड देर इज नीड ऑफ रिलेट द इंटीग्रेट्स देयर एक्टिविटीज। जब तक अगर कोई भी कंपनी इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही है, मतलब इधर सेल्स अपना कर रहा है, इधर परचेज सब कुछ अपना कर रहे हैं, उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है तो कंपनी नहीं चल पाएगी। उनको रिलेट करना पड़ेगा, दोनों इंडिपेंडेंटली वर्क करने, उनको वर्किंग इंडिपेंडेंटली होगा जो, अगर उससे नहीं हो पाएगा, जब तक हमें रिलेट नहीं करेंगे उनकी एक्टिविटीज़ में। देखिए लिखा है, रिलेट एंड इंटीग्रेट देयर एक्टिविटीज़, हमें बताने कितना सेल्स हुआ, कितना परचेज हुआ, क्या हमें और कितना परचेज करना है, कितना ज़्यादा सेल्स हो रहा है, बहुत चीज़ें होती हैं जो हमें दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये होता है, हम यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेशन के फंक्शंस लिखे हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है।
डिफरेंट, देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड यूनिटी, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा वर्ड मिल गया हमें, यूनिटी। सब में यूनिटी होनी चाहिए, सब एक कंपनी है, सब उसके अंदर वर्क कर रहे हैं, उनमें यूनिटी होनी चाहिए हर डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, इस तरह आगे समझ। ब्रिंग्स यूनिटी एंड एक्शन ऑफ इंटीग्रेट डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन इज कंसीडर्ड द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। कोऑर्डिनेशन को एसेंस, एक क्वेश्चन भी आता है 1 नंबर का पेपर में कि व्हाट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये बहुत अच्छी लाइन है, एक मिनट रुकिए मैं ज़रा मार्क कर देता हूँ लाइन आपकी। ये रहा, कोऑर्डिनेशन इज कंसीडर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं, आई होप दिख रहा हो आपको। कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं, 1 नंबर का मार्क कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए, तो पहला क्या है, कोऑर्डिनेशन इज नीड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सर बात सही है, जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा सबके बीच में तो कैसे कंपनी चलेगी, सही बात है, फंक्शन सही से नहीं चल पाएगा। तो ये पढ़ते हैं, द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन बिगन्स एट प्लानिंग स्टेट व्हेन टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान्स टू होल ऑर्गेनाइजेशन। ये तब स्टार्ट होता है कोऑर्डिनेशन जब हमारे जो टॉप लेवल होता है, मैंने कहा था ना आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट जो आपको प्लान्स बनाती है, अभी कहा था मैंने 3-4 मिनट्स पहले। हाँ सर जी, कहा था आपने कि जब टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान्स बनाता है तो उसको फॉलो भी करना चाहिए, इसलिए देखिए तो पहला वही है। कब कोऑर्डिनेशन शुरू होता है, बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज व्हेन टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान्स द होल ऑर्गेनाइजेशन। जब प्लान करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है सर जी, समझ आ गया। अगला देखिए, बेस्ड ऑन प्लान्स दैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड। सर जी ये क्या है, अब वो जो प्लान है वो किस पे बेस्ड होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे, ठीक है। जो प्लान बनता है क्यों बनता है कि हम कैसे हमारी ऑर्गेनाइज क्या क्या डिपार्टमेंट होगी, क्यों प्लानिंग इसी तो करते हैं हम लोग, कितने डिपार्टमेंट होंगे, कैसे डिपार्टमेंट होंगे, इसलिए तो प्लानिंग करते हैं हम लोग। हाँ सर जी, उसी पे बेस्ड होते हैं सारे प्लान्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे आपके। तो सेकंड कौन सा फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन, पहला कौन सा आपका, देखिए आप प्लानिंग है पहला, देखिए देख लीजिएगा, दिखाया था आपको मैं, अब भूल गए ये देखिए पहला फंक्शन क्या है, एक मिनट देखिए दिखा देता हूँ आपको। तो पहला फंक्शन क्या है, प्लानिंग। सेकंड कौन सा है, याद कर लीजिएगा लाइन 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 वाइज आप लोग। दूसरा कौन सा, ऑर्गेनाइजिंग, देखिए ऑर्गेनाइजिंग। तो आपको सेकंड फीचर ऑर्गेनाइजिंग आता है, वही बताया गया इसमें। पहला किसमें होता है आपका, प्लानिंग में, ठीक है। दूसरा आपका होता है ऑर्गेनाइजिंग में। थर्ड है स्टाफ इज रिक्रूटेड, सिलेक्ट एंड ट्रेंड एज पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्लान। ये सब आपके फंक्शंस ना एक साथ होते रहते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन इन सब में, ठीक है। अब स्टाफिंग काम क्या होता है, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्टिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और प्लान को वर्क करना, लोगों को एम्प्लॉयज देना, ठीक है, ये सब काम होता है स्टाफ का। फिर क्या होता है, टू इंश्योर राइट एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, डायरेक्शंस आर गिवन, डायरेक्टिंग, ये देख रहे हैं सारे आपके यही सब हैं। क्या कहा आपको, ये पूरा चैप्टर इंटररिलेटेड है एक दूसरे पे, अभी पढ़ा ना हमने, ये सब वही है। डायरेक्टिंग देखिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पूरा वही है, ठीक है। टू इंश्योर राइट एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, डायरेक्शंस आर गिवन, हम डायरेक्शंस देते हैं कि हमें कैसे प्लान करना है, क्या करना है, ठीक है, ये डायरेक्टिंग होता है। कंट्रोलिंग में क्या होता है, हम मैच करते हैं कि जो हमारा चल रहा है एक्चुअल और जो हमने प्लान किया है तो उसमें क्या अलग अलग है, उसको फिर ठीक करते हैं, ठीक है सर जी। पहला फंक्शन समझ आ गया कि कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, सारे फंक्शन करने के लिए आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए होगा। सेकंड आता है, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तीनों लेवल पे चाहिए होता है, बताया था ना आपको मैंने अभी। देखिए, टॉप लेवल रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर टॉप लेवल में अगर कोऑर्डिनेशन है तो पूरा कंपनी अच्छे से चलेगा, और आपस में वो लोग झगड़ा करेंगे तो कंपनी कैसे चलेगा बताइए, नहीं चलेगा सर, झगड़ा करेंगे तो, ठीक है। तो उनके बीच में भी एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जो आपको इंटीग्रेट करता है ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को, जिससे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो अपनी कंपनी है, वो ज़्यादा ग्रो करती है, ठीक है। दूसरा क्या, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट मिडिल लेवल टू बैलेंस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। अगर मिडिल लेवल में नहीं होगा तो आपको डिपार्टमेंट मैनेज कर पाएंगे, कहा ना मैंने आपको। अगर सेल्स मैनेजर और परचेज मैनेजर के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो बहुत सारे ग्रीवेंसेस आएंगे कंपनी पे। तो वही है, कोऑर्डिनेशन में क्या होना चाहिए, जो मिडिल लेवल होता है, मिडिल लेवल उसमें कोऑर्डिनेशन काम होता है, जो डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं उनके बीच में
में तो उनके बीच में उनकी बातचीत होनी चाहिए। ठीक है। थर्ड क्या है, लोअर लेवल रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट द एक्टिविटीज ऑफ वर्कर्स। क्या काम है, सुपरवाइजर जो होते हैं, जो लोअर लेवल होते हैं, उनके नीचे वाले जो वर्कर्स होते हैं उनको उनको उनकी एक्टिविटीज को करने के लिए, उनको इंटीग्रेट करने के लिए उनको कोऑर्डिनेशन चाहिए। देखिए, लोअर लेवल रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट द एक्टिविटीज ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स से एक्टिविटी को इंटीग्रेट करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए, लोअर लेवल को चाहिए। हाँ सर जी, तीनों लेवल आगे समझ में। देखिए अब क्या है, थर्ड पॉइंट, कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो पढ़ाई था हमने, दोबारा आ गया, देख लीजिए थर्ड पॉइंट। इसमें क्या है, जो कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फंक्शन में आता नहीं है वो, लेकिन सबसे एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। खाना मैंने आपको यहाँ लिखा था, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट जो सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, एनी कंपनी, खाना मैंने कोई भी कंपनी विच फेल्स टू कोऑर्डिनेट इन एक्टिविटीज कैन नॉट सर्वाइव एंड सक्सेसफुल। मैंने क्या कहा आपको, जब तक तीनों मैनेजमेंट, पांचों फंक्शन के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आपकी कंपनी नहीं चल पाएगी। दोबारा सुन लीजिए, पांचों फंक्शन, ये 5 फंक्शन और 3 लेवल्स, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, इन पांचों और इन तीनों में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आपकी कंपनी नहीं चल पाएगी सक्सेसफुली। बहुत ग्रीवेंसेस आएंगे, तो बहुत मुश्किलें आएंगी। ठीक है, ये बात जकड़ लीजिए, आगे बहुत कम आएगा आपको। ठीक है। एनी कंपनी विच फेल्स टू कोऑर्डिनेट, देखिए लिखा है, कोई भी कंपनी अगर सक्षम नहीं हो पाती कोऑर्डिनेशन को डेवलप करने में, उनकी एक्टिविटीज़ में, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाती। कैन नॉट सर्वाइव एंड रन सक्सेसफुली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। इट इज़ थ्रू द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये सब क्यों होता है, कोऑर्डिनेशन के चलते होता है। डैट अ मैनेजर एंश्योर ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप एफर्ट्स इन रिलेशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव। कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व्स synchrotization of different actions various units of डिपार्टमेंट। कि हर डिपार्टमेंट में अगर आपके अंदर, अगर आपकी कंपनी में कोऑर्डिनेशन हर डिपार्टमेंट में, तो आपकी कंपनी सक्सेसफुली वर्क करेगी और कम एफर्ट्स, मतलब कम ग्रीवेंसेस आएंगे। वही अगर सारे इंडिविजुअली वर्क करेंगे तो नहीं हो पाएगा। हाँ सर जी, तीनों पॉइंट समझ आ गए। बेटा कुछ भी दिक्कत आएगा आप मुझे व्हाट्सएप पे या पेज नंबर जो देख लीजिए, आप पेज नंबर दिख रहा होगा आपको, बुक भी होगी, अगर आपके पास नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे टॉपिक बता दीजिएगा आप, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो या किसी वीडियो में उसी को, जिस दिन थोड़ी छोटी वीडियो अगर हो जाएगी, कोई छोटा टॉपिक होगा तो उस वीडियो में मैं कवर कर लूँगा। ठीक है। हमें साथ में कम से कम, मतलब जितने बच्चे देख रहे हैं उनमें 90% बच्चों के 100 तो आने चाहिए कम से कम। ठीक है, कम से कम 100 आने चाहिए। बहुत बच्चों के 100 आने चाहिए जो मित्र पढ़ रहे हैं, तो आराम से पढ़िएगा, कोई टेंशन नहीं, धीरे धीरे सब क्लियर होगा आपको। अभी 2-3 बार और रिवीजन होगी, बहुत कुछ होगा, आपका बिजनेस पक्का हो जाएगा एकदम। ओके सर। देखिए, मैं स्कोप लेकर चल रहा हूँ कि आपके एक हफ्ते में कम से कम एक चैप्टर हो जाए पूरा, जैसे अभी पढ़ा रहा हूँ वैसे मैं, फिर रिवीजन होगी, MCQ होंगे, फिर आपका क्वेश्चन आंसर डिस्कस, बहुत होगा अभी। ठीक है। फिर 11th में हम सोच रहे हैं, 11th में थोड़े दिनों में 11th का भी शुरू करते हैं बिजनेस, 11th के बिजनेस की प्रॉब्लम्स, और मैथ भी सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं, पहले तो ये कंप्लीट करते हैं, ये चैप्टर आज हो जाएगा कंप्लीट, फिर आज हो जाएगा कंप्लीट। तो हाँ सुनिए, ठीक है, तो हम सोच रहे हैं कि एक इस चैप्टर होने के बाद हम एक लाइव एग्जाम्पल लाएं। सर जी क्या लाइव एग्जाम्पल, मुझे समझ नहीं आया। देखो बेटा, बहुत सारे जो आपके ये चैप्टर जो है ना, ये रिलेट करते हैं किस इंसान से। अच्छा सर, मतलब देखिए, जो आपके सक्सेसफुल पर्सन्स हैं, रिचेस्ट पर्सन्स हैं, उन्होंने उनकी कंपनियों में भी जो पहला चैप्टर है आपका, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब जो है, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, जो भी है सब, ये सब चीज़ उनकी कंपनियों में थी, और उन्होंने क्या कैसे कैसे इम्पैक्ट किया, कि लाइफ जर्नी क्या है, कितनी कंपनियाँ हैं, कैसे करती है, सब के बारे में आपको बताएंगे लाइव सेशन के अंदर, जिसमें उन इंसान का जो होंगे, अभी रिवील नहीं कर रहा हूँ मैं, आ जाएगी वीडियो, शायद आपकी अगली वीडियो वही होगी या अगली वीडियो। ठीक है, तो कवर करेंगे हम, तो उसको भी ध्यान से देखिएगा, कैसे मैं सब रिलेट करूँगा उनके साथ, उनकी जर्नी से पूरा चैप्टर रिलेट होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। फिर आता है नेचर एंड फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन।
चलिए समझ आ गया कोऑर्डिनेशन क्या होता है, उनके एसेंस है वो कैसे सब हमारे तीनों लेवल और पांचों फंक्शन में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, अब देखते हैं नेचर या फीचर क्या है कोऑर्डिनेशन के। तो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। जो कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, हमें ग्रुप एफर्ट्स दिखाने पड़ते हैं, ना कि इंडिविजुअल एफर्ट। इंडिविजुअल आप एफर्ट्स दिखाइएगा तो नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ग्रुप में होता है, सब लोगों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अच्छा सर, ठीक है ठीक है ठीक है। तो वही लिखा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑलवेज अप्लाइज टू ग्रुप एफर्ट्स, देयर इज नो नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन विद अ सिंगल इंडिविजुअल इज वर्किंग। अरे अकेला आदमी काम करेगा तो कुछ इतना वो एफर्ट नहीं लगेगा, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, ज़्यादा कंपनी चल नहीं पाएगी, ग्रोथ नहीं होगी। अगर ग्रुप एफर्ट होगा, और ग्रुप एफर्ट कैसे होगा, कोऑर्डिनेशन, जब सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है ग्रुप एफर्ट होगा। कंपनी एक बंदे से चलती है, कंपनी सुना होगा आपने, बहुत पहले सुनते होंगे कि कंपनी एक बंदे से नहीं चलती है, पूरे डिपार्टमेंट और पूरे हर एक एम्प्लॉय से चलती है कंपनी। तो उन एम्प्लॉयज़ के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अच्छा सर, इसको भी रेट कर दिया आपने, हाँ बेटा सब कुछ रेट होगा, आप बस देखते जाइए। तो इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, पढ़ा था मैं अभी, हमने अभी इस पेज में यूनिटी के बारे में, सब में यूनिटी होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन मतलब यूनिटी। तो इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, कोऑर्डिनेशन ऑलवेज एम्फसाइज। देखिए ये दोनों पॉइंट लगभग आप अगर समझ जाइएगा तो दोनों सेम ही है। देखिए इसमें ग्रुप एफर्ट चाहिए होता है कोऑर्डिनेशन के लिए, तो कोऑर्डिनेशन से ग्रुप एफर्ट्स, हमें कोई भी काम हमारा ग्रुप एफर्ट्स सक्सेसफुल होता है, ना कि सिंगल से। और ये भी वही है, ग्रुप एफर्ट्स के लिए क्या यूनिटी चाहिए हमें। यूनिटी मतलब सब लोग अगर साथ रहेंगे तो यूनिटी होती है, सब रिलेटेड है, साथ साथ देखते जाइएगा। कोऑर्डिनेशन ऑलवेज एम्फसिस ऑन यूनिफाइंग द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स बिकॉज कॉन्फ्लिक्टिंग एफर्ट्स में कॉज डैमेज टू ऑर्गेनाइजेशन। कहा ना मैंने आपको, अगर ग्रेवियंसेस या कॉन्फ्लिक्टिंग होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वर्क नहीं कर पाएगी कंपनी। अच्छा सर ठीक है ठीक है सर ठीक है। तो द मेन एम ऑफ एवरी मैनेजर इज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज एंड फंक्शंस ऑफ ऑल इंडिविजुअल टू कॉमन गोल। जो मैनेजर उनका मेन काम क्या होता है, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन रखने का। देखिए क्या लिखा है, कोऑर्डिनेशन इंश्योर और डिपार्टमेंट वर्क हैंड इन हैंड एंड क्रिएट बैलेंस इन ऑल डिपार्टमेंट। कहना मैंने आपको, सबको एक साथ काम करना है डिपार्टमेंट में बैलेंस रखने के लिए और डिपार्टमेंट को सक्सेसफुल करने के लिए। अच्छा सर, अब सर देख लीजिए कैसे। HR डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, करना मैंने आपको, परचेज एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। तो HR डिपार्टमेंट प्लस प्लस परचेज डिपार्टमेंट प्लस सेल्स डिपार्टमेंट प्लस फाइनेंस डिपार्टमेंट कंपनी बनती है आपकी, ना कि सिर्फ HR डिपार्टमेंट, ना कि सिर्फ परचेज। जब तक चारों में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा कंपनी नहीं बन पाएगी हमारी। इसका भी एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको लाइव सेशन में। अच्छा सर ठीक है सर। ठीक, अगला देखिएगा आपका कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। मैंने पहले ही बताया था आपको स्टार्टिंग वीडियो में कि मैनेजमेंट कभी ख़त्म नहीं होता, किसी इंसान में मैनेजमेंट कभी ख़त्म नहीं होता। ये आपका उसमें भी है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में भी है, डिग मैप जो पढ़ाया था मैंने आपको, उसके अंदर भी है कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, वही रिपीट हो रहा है। सब कॉन्सेप्ट इंटर रिलेटेड है, पहले डेफिनेशन में लिखा थी मैंने, इंटर रिलेटेड सब कुछ। ठीक है, तो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस का कि कोऑर्डिनेशन इज नॉट एंडिंग फंक्शन, ये कभी एंड नहीं होता। इट इज़ द कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑल्दो इट्स डिग्री में वेरी, डिग्री वेरी कर सकती है। तब कम मैनेजमेंट, कम कोऑर्डिनेशन है, ज़्यादा कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, द मैनेजर्स वर्क continuously to achieve coordination and maintain coordination because without coordination companies cannot work effectively। वही देखिए दो पॉइंट्स, वही तीन एक साथ ही जैसे हो रहे हैं कि बिना कोऑर्डिनेशन कंपनी वर्क नहीं करेगी, बिना कोऑर्डिनेशन के सब लोग एक साथ नहीं रहेंगे, और बिना कोऑर्डिनेशन ग्रुप एफर्ट नहीं लगेगा। तीनों चीज़ सेम है, ध्यान से देखिएगा, तीनों पॉइंट इंटर रिलेटेड है। फिर कॉन्टीन्यूस इज अ परवेसिव फंक्शन, ये भी आपका टिक मैक बुक के अंदर आता है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। परवेसिव मतलब हर जगह काम आता है। देखिए ये होगा, कोऑर्डिनेशन इज यूनिवर्सल फंक्शन, कहा ना मैंने आपको, यूनिवर्सल फंक्शन है मैनेजमेंट, ये आपका कोऑर्डिनेशन। अब सर यूनिवर्सल क्यों है, क्योंकि इट रिक्वायर्स एट द ऑल लेवल्स, कहा ना मैंने आपको, हर लेवल हर डिपार्टमेंट के अंदर आता है आपका। कोई भी इंसान इंडिपेंडेंस, तो अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, एक ग्रुप एफर्ट दिया, पढ़ा था ना मैंने फर्स्ट पॉइंट आपका। तो ये सब एक जैसे हैं, तो लोअर लेवल, मिडिल लेवल और क्या कहते हैं आपका टॉप लेवल। ये देखिए आपका, देखिए द टॉप लेवल, ये मिडिल लेवल और ये लोअर लेवल। जब तक तीनों एक साथ वर्क नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा। ये देखिए ये पढ़ा था मैं, कोऑर्डिनेशन द परवेसिव फंक्शन, मतलब हर जगह वर्क करता है,
कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, सब वही है बेटा, सब कुछ वही है। फिफ्थ पॉइंट देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दिया मैंने आपको कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल सब एक जैसे ही है। जब वो तीनों के साथ वर्क नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, बस आपको लैंग्वेज पकड़नी है कि क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर आपको समझ आ गया क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, क्या रिलेट कर रहा हूँ, तो ये आपको बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है सर, आगे बताइए। आगे बेटा, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। तो इसका मतलब क्या, देखिए, एवरी मैनेजर ट्राइज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज टू ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड कन्फ्लिक्शन एंड चाउस। ये देखिए, ये वाला सब पूछा कि कंपनी में ग्रीवेंसेस ना हो, चाउस ना हो, कन्फ्यूजन ना हो। चाउस मतलब होता है झगड़ा, चाउस ना हो, कन्फ्लिक्शन ना हो, कन्फ्यूजन। तो बिना कोऑर्डिनेशन कुछ नहीं हो सकता। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, हमारे जो कंपनी का जो फंक्शन है वो अच्छे से हो, वही सब चीज़ें। ग्रुप एफर्ट होगा तो अच्छे से होगा, यूनिटी होगी तो अच्छे से होगा, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, परवेसिव होता है, सब कोऑर्डिनेशन, सब हर मैनेजर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे वो लोअर लेवल हो, मिडिल लेवल हो, और क्या कहते हैं टॉप लेवल हो, सब पे एक से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और डेलीब्रेट फंक्शन मतलब बिना कोऑर्डिनेशन के कंपनी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। दोबारा सुन लीजिए, 6वां फंक्शन क्या है, पहला, बिना ग्रुप एफर्ट्स के कोऑर्डिनेशन नहीं काम कर पाएगा। सबके अंदर यूनिटी होनी चाहिए। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कभी ख़त्म नहीं होता। ये ऑलवेज परवेसिव है, हर जगह काम आता है। हर मैनेजर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे लोअर लेवल हो, मिडिल लेवल हो, या फिर टॉप लेवल हो, सबके अंदर होनी चाहिए। परवेसिव में चाहे कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन सबके अंदर होनी चाहिए मैनेजमेंट, होती है मैनेजमेंट। फिर डेलीब्रेट फंक्शन मतलब बिना कोऑर्डिनेशन के हमारे कंपनी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। ठीक है, एक बार फटाफट बोलेंगे एक बार। सर, पहले पॉइंट के अंदर हमारी ग्रुप एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, ग्रुप एफर्ट्स होने चाहिए। सेकंड में यूनिटी होनी चाहिए। थर्ड में कॉन्टीन्यूस होता है। फोर्थ में ऑल परवेसिव मतलब हर जगह कम या ज़्यादा मैनेजमेंट काम आता है। फिफ्थ के अंदर हर मैनेजर के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो। फिर डेलीब्रेट फंक्शन मतलब हर जगह फंक्शन इक्वली काम आता है, मतलब हर जगह बिना मैनेजमेंट के, बिना कोऑर्डिनेशन के कोई फंक्शन डेलीब्रेट मतलब आसानी से काम नहीं करता है। सर जी, बहुत अच्छे बता दिया आपने तो एकदम। हाँ बेटा, और अच्छे से आएगा समझ। चलिए, लगभग हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है। लास्ट लास्ट टॉपिक बचा है अपना आपका। बेटा, लास्ट टॉपिक आता है हमारा इम्पोर्टेंस एंड कोऑर्डिनेशन। तो इम्पोर्टेंस क्या होता है कोऑर्डिनेशन का, और नीड क्या होता है कोऑर्डिनेशन का, क्यों चाहिए कोऑर्डिनेशन, वही सब रिपीट हो रहा है। क्यों चाहिए हमें कोऑर्डिनेशन एक मिनट। कोऑर्डिनेशन चाहिए क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट और सबके अंदर क्या हो, हारमनी हो, सब यूनिटी में काम काम करें। देख लीजिए, कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टू इंटीग्रेट द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल। ये देखिए, पढ़ा था हमने अभी। नेचर में पहला पॉइंट क्या था, नेचर में पहला पॉइंट क्या था, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, वही आ रहा है यहाँ पे। इसका भी ये बताया गया बेसिक ग्रुप एफर्ट्स। डिपार्टमेंट्स एंड स्पेशलिस्ट सब में क्या होना चाहिए, ग्रुप एफर्ट्स। डिपार्टमेंट में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी अच्छे से वर्क करते हैं। थ्रू कोऑर्डिनेशन मैनेजर्स डिफरेंट इन अप्रोच, टाइमिंग्स, एफर्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। Coordination harmonies individual growth goals and organizational goals. The need and importance of coordination can be more clear by following points. ये 3 पॉइंट्स हमें और क्लियर हो जाएगा उनका फंक्शन। देखते तीनों पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है, ग्रोथ इन साइज। देखिए, द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन इंक्रीज with the increase of size of organization. Because the large organization, there are more number of persons working. Each individual has their own needs and objective. So there is more need to bring together and synchronize the efforts. अब देखिए, ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन है, ये ग्रोथ ऑफ साइज पे भी इम्फेक्ट करता है। सर कैसे करता है, तो बड़ा कुछ कंपनियां छोटी होती हैं और कुछ कंपनियां बड़ी होती है। तो बड़ा जो बड़ी कंपनियां होती हैं ना, उसमें ज़्यादा लोग काम करते हैं। अच्छा सर, ज़्यादा लोग काम करते हैं, ये सर है सर, ज़्यादा लोग काम करते हैं, और हर इंसान की अलग ऑब्जेक्टिव होता है, उसका अलग मकसद होता है। और उस कंपनी के अंदर हमें ज़्यादा कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है कि अच्छे से वर्क करें, क्योंकि ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है, सबकी सोच अलग अलग है, तो सबको हमें अच्छे से कोऑर्डिनेशन होगा उस कंपनी के अंदर, तभी हो पाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फर्स्ट फिर क्या, क्या फर्स्ट वर्ड्स, हाँ देखिए, देयर इज मोर नीड टू ब्रिंग टुगेदर एंड साइक्नोराइज मतलब होता है आपका कि हमें उनकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करना है, टुगेदर उनके ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है, टूवर्ड्स कॉमन गोल। सबका गोल क्या होता है, कॉमन सर्वाइवल। क्या बताया था मैंने आपको, 3 गोल होते हैं। पहले जब कंपनी स्टार्ट होती है तो पहला गोल क्या होता है, सर्वाइवल। फिर उस कंपनी का गोल क्या होता है, प्रॉफिट। थर्ड, ग्रोथ। तीनों होते हैं, याद है ना आपको।
हाँ रिवाइज कर लीजिएगा, मैं करा दूंगा। ठीक है, तो वही गोल्स जो होते हैं उन्हीं को पूरा करने में कंपनी का जो कंपनी हेल्प करती है, कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है। फॉर ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हार्मनी इंडिविजुअल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स थ्रू कोऑर्डिनेशन। सब गोल्स क्या होता है, मैंने आपको सारे फंक्शन, तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सारे आपके जो इम्पोर्टेंस होते हैं सब एक साथ वर्क करेंगे, तभी आपका जो कंपनी है वो सक्सेसफुल वर्क कर पाएगा। ग्रोथ इन साइज पहला टॉपिक का मतलब क्या है, जो आपकी बड़ी कंपनियाँ होती है उसमें ज़्यादा लोग एम्प्लॉय काम करते हैं, सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं, सबको पूरा करना और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रखना पहला फंक्शन में आता है। सेकंड क्या है सर, सेकंड देखिए फंक्शनल डिफरेंशिएशन, देखिए दिख रहा होगा आपको, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट sections and divisions, and each department works in association installation by giving more importance to its objective। देखिए सर क्या मतलब है इसका, जो फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना उनको डिवाइड किया गया है उनके डिपार्टमेंट्स में। अब तो कोई भी कंपनी डिवाइडेड होती है, एक कंपनी नहीं होती, उसमें बहुत डिपार्टमेंट होता है। यहीं पढ़ा था आपने एचआर डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, सब पढ़ा था अभी अभी आपने। देखिए दिखाता हूँ मैं, देखिए पढ़ा था ना आपने, एचआर डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सब मिलकर कंपनी बनती है, सब रिपीट हो रहा है। देखिए सब रिलेटेड टॉपिक्स है। ठीक है, फंक्शन डिफरेंशिएशन क्या है, सारे जो आपके फंक्शंस है उनकी उनमें क्या होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। देखिए द फंक्शन डिवाइड इनटू डिफरेंट सेक्शन डिपार्टमेंट, सब पढ़ लिया आपने, कंपनी बहुत डिवाइड होती है डिपार्टमेंट में, उनके अंदर भी सब सब डिपार्टमेंट होते हैं सब, लेकिन मोर इम्पोर्टेंस देखिए एसोसिएशन बाय गिविंग मोर इम्पोर्टेंट टू ऑब्जेक्टिव। लेकिन क्या होता है उन सबका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। तीनों में से सबका, अगर आपकी कंपनी शुरू हुई है तो इन सब लोगों का, जो आपके डिपार्टमेंट से सेक्शन, सबका मेन फोकस कहाँ पे होता है, सर्वाइवल में। फिर आपकी थोड़ी कंपनी बड़ी हुई तो मेन क्या होता है फिर आपका प्रॉफिट पे, फिर आपकी कंपनी प्रॉफिट भी कमा लिया आपकी कंपनी ने, फिर मेन मोटिव क्या होता है, ग्रोथ का। तो वही सब है इसमें कि जो सेक्शंस डिपार्टमेंट्स होते हैं उनका पहला, उनका और उनके मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उनका उनका इंपॉर्टेंस किस पे होता है, ऑब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव क्या है आपके, ये तीन जो बताया मैंने आपको, उसमें से एक होगा ऑब्जेक्टिव। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस द डिपार्टमेंट्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंडिपेंडेंट। इंटरलिंक मतलब, लेकिन वो क्यों हो पाता है इतना अच्छे से, क्योंकि उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें इंटर, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, इंटरलिंक्ड है वो सारे। किससे इंटरलिंक्ड है, कोऑर्डिनेशन से। किसकी वजह से, कोऑर्डिनेशन से। ये सारे आपके एमसीक्यू कराऊंगा मैं, सब काम आएंगे याद से। interlinked and independent, so there is more need to relate and bring together the activities of different sections as they are part of one organization। सारी कंपनियां यहाँ देखिए, ये बताया जाता है यहाँ पे, देखिए देखा हो आपने तो, कि ये 4 डिपार्टमेंट है। ठीक है, सबके कहते हैं कितने डिपार्टमेंट के, सब डिपार्टमेंट भी होंगे, उनके ऑफिसर्स बहुत सारा सब कुछ होगा। उन सबका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सर जी, मेन ऑब्जेक्टिव आपका पहले सर्वाइवल, फिर आपका प्रॉफिट, फिर आपका ग्रोथ। अच्छा, तो तीन आपकी ये इन सबकी क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, ये तीन ऑब्जेक्टिव है। अब जब तक इनके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वो आपका पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, और अगर कोऑर्डिनेशन हो गया तब पूरा हो पाएगा। अगर कोऑर्डिनेशन, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन है तभी कंपनी बनती है। अगर किसी में नहीं, अगर ये मान लो ये परचेज डिपार्टमेंट आपका कोऑर्डिनेशन में नहीं है, मतलब ये नहीं अपना काम खुद ही कर रहा है, जो कर रहा है, किसी से बातचीत नहीं, किसी से कुछ नहीं कर रहा है, तो ये कंपनी बन पाएगी सही से, नहीं, कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी जब तक सब में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। तो वही सारे पॉइंट बेटा रिपीट हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जब रिविजन कराऊंगा मैं तो ये बहुत जल्दी जल्दी कराऊंगा मैं, आपको अच्छे से समझ आएगा बहुत। ठीक है, अब लास्ट क्या है आपका, देखिए स्पेशलाइजेशन। इसमें क्या है, इन लार्ज एंड मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन देयर इज हाई डिग्री ऑफ specialization and the specialists or experts feel that they are only qualified people and they always take right decision in right direction। there are number of specialists working in the organization, एक मिनट बच्चों, if all them work in their own way। अच्छा हाँ देखिए बेटा, अच्छा इसमें क्या होता है देखिए, तो ये जो स्पेशलाइजेशन है, तो किसी भी कंपनी के अंदर ना बहुत सारे स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे देखिए जो परचेज डिपार्टमेंट होता है उसमें कितने सारे स्पेशलिस्ट होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट भी होते हैं,
फाइनेंस डिपार्टमेंट में कितने CEO होते हैं, अकाउंटेंट्स होते हैं। अगर सब स्पेशलिस्ट हैं, सब अगर अपना दिमाग चलाएंगे तो कितनी कंफ्यूजन होगी कंपनी में, कितना चाउस होगा। चाउस क्या होता था, मैंने आपको झगड़ा, ये वर्ड याद रख लीजिए अगर आप इंग्लिश में करने वाले हैं तो। चाउस, CHAOS, चाउस मतलब क्या होता है, झगड़ा। अगर सब अपना अपना दिमाग चलाएंगे तो कंपनी वर्क कर पाएगी? सर जी नहीं कर पाएगी। और सब स्पेशलिस्ट हैं, सब अपना दिमाग चला रहे हैं तो नहीं चल पाएगी कंपनी। के लिए कहाँ पे और सब सोचते हैं, जो सारे क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट पीपल हैं सब सोचते हैं कि वो राइट डिसीजन लेते हैं, राइट टाइम पे लेते हैं। गलत है, सॉरी, सही डायरेक्शन है। वो राइट डिसीजन, राइट डायरेक्शन और राइट टाइम पे लेते हैं। और सब लोग ऐसा ही सोचें तो कंपनी वर्क कर पाएगी? नहीं। कंपनी में क्या होगा, देखिए यहाँ पे चाउस बताया था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कंपनी में क्या होगा, चाइज और कंफ्यूजन होगा। सो देयर इज नीड टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द स्पेशलिस्ट। इन सब स्पेशलिस्ट के अंदर क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि सारे कॉमन डायरेक्शन में जाए और बेनिफिट सबको बराबर मिले। सब अपने एक अलग दिमाग ना चलाएं, सब मिलके एक दिमाग चलाएं। अच्छा सर जी, आ गए समझ। तो बेटा अब आपका लगभग चैप्टर पूरा होता है। लगभग क्या, पूरा ही पूरा हो गया चैप्टर, देख लीजिए पूरा चैप्टर पूरा हो गया आपका। तो बेटा ये चैप्टर आपको मतलब समझ आया कि नहीं आया, मुझे कमेंट के बताइएगा। और क्या टॉपिक में आपको डाउट है, क्या समझ नहीं आया, क्या दोबारा समझाऊँ मैं, ठीक है? तो जो होगा मुझे बताइए कमेंट में। और दूसरा, जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, वो हम सोच रहे हैं कि लाइव क्लास दे दें, जो लाइव किसी इंसान पे होगी बेस्ड, या फिर हम इसके जो 50 MCQ ट्रू फॉल्स जो कहा मैंने वो करेंगे। देखते हैं क्या करेंगे। जो वीडियो आपके सामने आई जाएगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो मेरी फेसबुक की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, वो देखिएगा। और आपका जीमेल अकाउंट है उसमें भेज दीजिएगा, या फिर कमेंट में आप बता दीजिएगा पेज नंबर, ठीक है? तो बेटा तीन हमारे वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हुआ है। दोबारा 3 वीडियो देखिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो मैं 24 घंटे मतलब फ्री हूँ, मतलब आप भेज दीजिएगा, बता दूंगा मैं, ठीक है? तो ये चैप्टर फिनिश होता है आपका। तो ये सारा चैप्टर जो है ना पूरा इंटर रिलेटेड चैप्टर है। तो हमारा अगला चैप्टर जो आता है हमारा, नाम सुन लीजिए आप। जो हमारा अगला चैप्टर है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा मैं, जो जिनके ज़्यादा चांस आने के, जो हर साल या मैक्सिमम ईयर्स रिपीट होते हैं, ठीक है? अगला चैप्टर आता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये भी रिलेटेड है, सब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? सब चैप्टर बताऊंगा आपको, रिलेटेड है। तो ये चैप्टर आया समझ आपको? बड़ा वीडियो जैसी लगी मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। चलिए फिर ये वीडियो ख़त्म करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा। तो हमारा पहला चैप्टर फिनिश हो गया है। तो ख़त्म करते हैं आज की वीडियो फिर। चलिए फिर बाय।